हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसकी ये बात सुनते ही समर को ध्यान आया कि वो अभी भी आधा गिरता हुआ वहां खड़ा था और ऋषभ ने उसे पकड़ रखा था। समर जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर 2 कदम पीछे हट गया और बोला, ये बेबी बॉय क्या होता है? कोई बच्चा नहीं हूं मैं। तुम्हें नजर नहीं आता क्या? तुम्हारे साथ का ही लग रहा हूं, फिर भी ये बेबी क्यों बुलाते हो तुम मुझे? और तुम्हारे पास इतनी स्मेल आ रही है। आई थिंक तुमने ड्रिंक की है काफी ज्यादा, इसीलिए तुम कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, तो बेबी को अपना निकनेम पसंद नहीं आया क्या? बट रिएक्शन तो तुम्हारे एकदम बच्चों की तरह ही है और इरिटेट भी वैसे ही हो रहे हो। बट कोई बात नहीं, आई लाइक इट। और मैं अपने पूरे सेंस में हूँ, बस परफ्यूम नहीं लगाया शायद आज। ऋषभ ने अपने आप को सूंघते हुए उसकी बात का जवाब दिया। जब समर उसकी तरफ देखा तो ऋषभ ने उसे चिढ़ाने के लिए विंक किया। तुम सच में बहुत अजीब हो और पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर। इतना बोलकर समर बेबसी से अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुड़कर आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके कान में लगा हुआ एक ईयरपॉड अब नहीं है। उसके इस तरह वहां से जाने पर ऋषभ तुरंत उसके पीछे आया, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और टूटने की आवाज हुई। वो आवाज सुनकर समर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और बोला, ओह नो, प्लीज प्लीज नो, ये मेरे न्यू ईयरपॉड थे। अभी मैंने लास्ट मंथ ही लिए थे। तोड़ दिए तुमने? तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? उसकी बात सुनकर ऋषभ जल्दी से 1 कदम पीछे हटा और उसने नीचे जमीन पर पड़े हुए उन वाइट कलर के प्लास्टिक के टुकड़ों को देखा, जो कि कुछ समय पहले तक शायद एक ईयरपॉड था। उप्स, सॉरी, बट मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था ना, तो नीचे जमीन पर ध्यान नहीं गया। वैसे भी अपनी चीजें इस तरह कौन गिराता है जमीन पर? जमीन पर रहेंगी तो किसी न किसी का पैर तो पड़ेगा ही। ऋषभ ने बहुत ही बेशर्मी से माफी मांगते हुए कहा। उसके इस अंदाज पर समर बहुत इरिटेट हुआ और उसने गुस्से में अपने हाथों की कसकर मुट्ठियां बांध लीं और दांत पीसते हुए घूर कर ऋषभ की तरफ देखा। यू आर सीरियसली इंसेन। तुम्हें पता है कितने एक्सपेंसिव थे ये, और अब मैं दोबारा कहाँ से लूंगा? समर हल्का सा झुककर ऋषभ के पैर के पास पड़े जमीन पर उन टुकड़ों को समेटते हुए बोला, इज इट रियली माई फॉल्ट? ऋषभ ने बेवकूफ़ी भरा सवाल किया तो समर सीधा खड़ा होकर उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी ऋषभ ने समर का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोला, ओके देन आई विल मेक इट अप फॉर यू। चलो, मैं तुम्हें नए खरीद कर दे देता हूँ। इतना बोलते हुए वह उसे वहां से उस मोबाइल शोरूम के अंदर ही ले जाने लगा। लेकिन तभी समर को एकदम से रियलाइज हुआ कि वह उसे इस तरह अपने साथ ले जा रहा है और उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही उसकी मर्जी जानी, बस खुद ही फैसला किया और उसे नए ईयरपॉड खरीद कर देने जा रहा है। हे मिस्टर सनकी, सबसे पहले हाथ छोड़ो मेरा और रहने दो मुझे। नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी। होंगे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। समर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तो मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हुआ ना, तो बस मैं वही कवर अप कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ऋषभ ने बड़े ही आराम से कहा। समर ने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा और फिर सब कुछ मन ही मन कैलकुलेट करते हुए बोला, अच्छा ठीक है। समर की इस बात पर ऋषभ खुश हो गया और वे दोनों शोरूम के अंदर पहुंचे। इसके अलावा ऋषभ को अपने लिए नया मोबाइल फ़ोन भी लेना था, तो पहले वह अपने लिए मोबाइल फ़ोन ही देखने लगा। वह अपने सामने रखे कई सारे मोबाइल फ़ोनों के बीच कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि समर साइड में रखे काफ़ी एक्सपेंसिव आईफोन को काफ़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। उसे इस तरह देखते हुए ऋषभ को समझ आ गया कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वह अपने लिए ये खरीदे, इसलिए उसके पास एक मिडिल रेंज का मोबाइल फ़ोन ही है। ऋषभ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर वहां सामने रखे कई सारे मोबाइल फ़ोनों में से उसने एक फ़ोन अपने लिए सिलेक्ट कर लिया और उसे पैक करने के लिए कहा। जब तक वो सेल्समैन ऋषभ का मोबाइल फ़ोन पैक करने के लिए गया, तब तक ऋषभ ने समर को वहां पर बुलाया और वे दोनों एक दूसरी तरफ बढ़ गए, जहां पर मोबाइल एक्सेसरीज मिलती थीं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली लड़की खड़ी हुई थी, जिसने दुकान की वर्दी, एक ब्लैक टी शर्ट और फॉर्मल ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और साथ ही उसने उन बाकी सेल्स गर्ल्स की तरह ही मेकअप किया हुआ था, जो कि वहां पर काम करने वालों के लिए शायद जरूरी भी है। उस लड़की की शर्ट पर छोटा सा बैच लगा हुआ था, जिस पर मीरा, शायद उसका नाम, लिखा हुआ था।
ऋषभ और समर दोनों साथ में जैसे ही उसके काउंटर के सामने पहुंचे, उसने बहुत ही नरमी से पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जितनी नरमी और प्यार से उस लड़की ने ये सवाल पूछा, उससे कहीं ज्यादा नरमी उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी और वो काफी प्यारी भी लग रही थी। सबसे अच्छे और एक्सपेंसिव वाले ईयरपॉड दिखाइए, ऋषभ ने उस लड़की से कहा, जो कि स्माइल करती हुई ऋषभ की तरफ ही देख रही थी। उसकी बात सुनकर जैसे वो रियलिटी में वापस आई और बोली, ओके सर, जस्ट 1 मिनट। ऋषभ ने भी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और वो लड़की दूसरी तरफ मुड़कर अपने पीछे बनी रैक से कुछ उठाने लगी। समर ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी, वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, सबसे एक्सपेंसिव और अच्छे, ये सब क्यों बोला तुमने? मुझे बस नॉर्मल रेंज वाले वही चाहिए जो मेरे पास थे। तुम ज्यादा शो ऑफ मत करो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो। अरे तो क्या हुआ, तुम समझ लेना कि ये बस अपग्रेड हो गए और मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। ऋषभ ने फिर से उसी तरह लापरवाही से कहा, गिफ्ट? किस खुशी में? मैं स्ट्रेंजर से कोई भी गिफ्ट नहीं लेता, इसलिए मुझे बस मेरे वाले ही दिला लो और मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, समर ने बहुत ही एटीट्यूड में कहा। अरे लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, इतने क्या नखरे कर रहे हो, मैं खुद से दे रहा हूँ। इस बार ऋषभ भी थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, तो उसकी बात सुनकर वह लड़की बीच में बोल पड़ी, अरे सर, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये देख लीजिए और आपको जो भी पसंद हो वो ले लीजिएगा। उस लड़की की मीठी आवाज सुनकर समर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। इससे पहले उसने उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उस लड़की को पहचानते ही समर एकदम से बोला, मीरा, तुम यहाँ? समर, तुम? वैसे ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या, और मना क्यों कर रहे हो? दोस्तों का गिफ्ट कोई मना करता है क्या? समर और मीरा एक दूसरे को पहचानते थे क्योंकि मीरा काफी समय से करण की दोस्त थी और वे दोनों पहले भी एक दूसरे से कई बार मिल चुके थे। लेकिन समर को नहीं पता था कि मीरा यहाँ पर काम करती है और उसने उसे और ऋषभ को दोस्त समझ लिया। इस बात पर समर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ऋषभ की तरफ देखा और वह कुछ बोलने ही वाला था। कुछ बोल पाता इससे पहले ही ऋषभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पहले से जानते हैं शायद आप दोनों एक दूसरे को? वैसे मेरा दोस्त ही है ये, बस थोड़ा सा नाराज है अभी। मैंने गलती से उसका सामान तोड़ दिया ना, अब इसीलिए मैं इसे दूसरा दिला रहा हूँ। लेकिन इसके इतने नखरे हैं, आप ही बताइए क्या करूँ मैं? ऋषभ मीरा के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होते हुए बोला जैसे कि समर नहीं बल्कि ऋषभ ही उसे काफी समय से जानता है। ऋषभ के इस तरह बात करने पर मीरा के चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ गई और वह ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी और फिर उसने समर को एक हाई रेंज का ईयरपॉड लेने के लिए कन्विंस कर लिया। आखिर वो सेल्स गर्ल थी, ये तो उसका काम ही था। समर ने वो अपने हाथ में लिया और गुस्से से घूरकर ऋषभ की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही सीधा वहां से चला गया। ऋषभ उसके जाते वक्त पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ ही देखता रहा और फिर उसके जाने के बाद उसने मीरा से कहा, यही सेम एक मुझे भी दे दो। ओके सर, बोलकर उसी तरह मुस्कुराते हुए मीरा ने उसे भी वही दे दिया और फिर ऋषभ ने कार्ड से उन तीनों आइटम का बिल चुकाया और वहां से बाहर निकल आया। ऋषभ का बिल बनवाते वक्त मीरा बहुत ही ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन ऋषभ ने अपना कोई भी मोबाइल फोन नंबर वहां पर नहीं डलवाया। ये देखकर मीरा थोड़ी उदास हो गई क्योंकि उसे ऋषभ काफी पसंद आया था। वो हैंडसम तो था ही और फिर उसके बात करने का अंदाज भी उसे अच्छा लगा था। मीरा ने आज तक किसी भी लड़के के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया था और वो पता नहीं क्यों उसका फोन नंबर पता करना चाह रही थी। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने तो अभी अभी मोबाइल फोन खरीदा है, तो भला उसके पास नंबर नहीं होगा, और होगा भी तो शायद वो अपना नंबर बदल रहा है। लेकिन बिल की वजह से मीरा को उसका नाम, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल पता चल गई थीं और वो सब देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, कोई बात नहीं, नसीब में होगा तो फिर मिलेंगे। ऋषभ वहां से निकला और उसने नोटिस किया कि ऑफिस बिल्डिंग वहां से काफी पास में ही है, तो वो शिविका से उसकी एंगेजमेंट के बारे में पूछने के लिए कॉल करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जाकर ही इस बारे में पूछ लेता है।
ये सोचकर कार में बैठते ही ऋषभ ने ऑफिस बिल्डिंग की तरफ कार ले जाने के लिए कहा और ड्राइवर उसकी बात मानते हुए कार को ऑफिस बिल्डिंग में ही ले गया, जो कि वहां से बस कुछ मिनट की ही दूरी पर थी। वहां पर पहुंचते ही ऋषभ लिफ्ट से ऑफिस वाले फ्लोर पर पहुंचा। भले ही ऋषभ जल्दी ऑफिस नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे ऑफिस में सारे लोग पहचानते हैं कि वो उनके बॉस का छोटा भाई है। इसलिए उसके रिस्पेक्ट में वे सब लोग ही उठकर खड़े हो गए। अरे बैठे रहो, तुम लोग इतनी भी इज्जत के लायक नहीं हो जितनी देर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम सबका बॉस नहीं हूँ, ऋषभ ने हमेशा की तरह अपने लापरवाह अंदाज में कहा और तेजी से सीधा शिविका के केबिन की तरफ बढ़ गया। ऋषभ ने बिना नॉक किए ही केबिन का दरवाजा खोला और बोला, शिविका दी, बिजी तो नहीं हो ना? फिलहाल शिविका इस वक्त करण के साथ नेक्स्ट डे का शेड्यूल फाइनल कर रही थी और उसके हाथ में लिए हुए आईपैड में ही देख रही थी। इसलिए ऋषभ की आवाज सुनते ही पहले तो शिविका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में ऋषभ की आवाज सुनी है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन फिर पुष्टि करने के लिए उसने और करण ने एक साथ ही नजरें उठाईं। दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था। करण ने उसे पहचाना, लेकिन इस वक्त ऋषभ पिछली बार से थोड़ा बेहतर हालत में लग रहा था। शिविका ने मानो पुष्टि करने के लिए ही पूछा, ऋषभ तुम यहाँ ऑफिस में? आज ये कैसे हो गया? जरूर कोई बड़ी बात है, नहीं तो तुम यहाँ इस तरह से नहीं आते। बड़ी बात ही है, कम से कम मेरे लिए तो, क्योंकि आपने जिस तरह से ये बात मुझसे छुपाई है, मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत छोटी बात होगी। ऋषभ ने अपने दोनों हाथ सामने की ओर बांधते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और चलते हुए कैबिन के अंदर आ गया। उसकी बात सुनकर शिविका और करण दोनों ही भ्रम से एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि ऋषभ की बातों का मतलब न तो शिविका को समझ आया और न ही करण को। शिविका ने पूरी बात जानने के लिए ऋषभ से पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम ऋषभ? साफ साफ बोलो ना। शिविका के इस सवाल पर ऋषभ ने करण की ओर एक नज़र देखा और फिर शिविका की ओर। वे दोनों ही उसकी बात का मतलब समझ गए। वह शिविका से अकेले में बात करना चाहता था। जरूर कोई महत्वपूर्ण या निजी बात थी। ये समझते हुए करण वहां से जाने लगा। शिविका ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको करण, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैम, मुझे लगता है आपको पहले अपने भाई से बात कर लेनी चाहिए, शायद कोई जरूरी बात है। हम इसके बाद काम पूरा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। करण भी जानना चाहता था कि आखिर ऋषभ को अचानक शिविका से क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी उसने व्यावसायिक रूप से सहायता की और चुपचाप कैबिन से बाहर चला गया। करण के बाहर जाने के बाद शिविका अपनी कुर्सी से उठी और आगे बढ़कर ऋषभ के सामने आकर खड़ी हुई। बताओ क्या हुआ है अब? जरूर कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो तुम इस तरह से यहाँ ऑफिस कभी नहीं आते। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मुझे आज ऐसी बात पता चली जिस पर पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और अगर ये सच है ना दी, तो सच में आप भी बिल्कुल पापा की तरह ही होती जा रही हो। मेरा कोई मायने नहीं रखता, न आपकी जिंदगी में भी। करण ने पहले तो गुस्से में शिकायत करते हुए ये सारी बातें कहीं, लेकिन बाद में वह बच्चों की तरह नाराज होने वाला चेहरा बनाकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथ सामने की ओर बांधकर। देखो ऋषभ, ये पहेलियां बुझाना बंद करो। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, इसलिए सीधे बताओ कौन सी बात और क्यों मुझे पापा से तुलना कर रहे हो? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? शिविका फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने बाएं हाथ से ऋषभ का चेहरा ऊपर उठाया। ऋषभ की नज़र उसके बाएं हाथ की अनामिका में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी, जो पहले शिविका के हाथ में नहीं थी। वह एकदम नई हीरे की अंगूठी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही शिविका का हाथ पकड़ लिया और अंगूठी पहनी हुई उंगली की ओर इशारा करते हुए बोला, ओह वाह, नई हीरे की अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है दी, ये कब ली आपने? ऋषभ की बात सुनकर शिविका ने एकदम से उसका हाथ अपने हाथ से वापस ले लिया और बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओ प्लीज कम ऑन ऋषभ, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी अंगूठी के बारे में पूछने यहाँ नहीं आए हो।
हाँ, अंगूठी के बारे में नहीं, लेकिन शायद जिस वजह से ये अंगूठी आपकी उंगली में है उसके बारे में पूछने तो आया ही हूँ, और उस बारे में जानने भी। दी, सच में सगाई कर ली आपने, मेरे बिना ही, अपने इकलौते भाई के बिना। शिविका को अब जाकर उसकी बात का पूरा मतलब ठीक तरह से समझ में आया। उसकी बात सुनकर वह एकदम से बोली, ऋषभ प्लीज मुझे समझाने दो। अच्छा, तो इस बात की भी व्याख्या पहले से तैयार है आपके पास, बस आप मेरे पूछने का इंतजार कर रही थी। ओके, गुड, कूल। अब आप किसका इंतजार कर रही हो, बस समझा दो। ऋषभ कुर्सी से उठकर शिविका के सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए एकदम अड़ियल अंदाज में उससे पूछने लगा। उसके इस सवाल पर शिविका ने पहले अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखकर अपना सिर पकड़ लिया और फिर अपना हाथ चेहरे के आगे करते हुए उंगली में पहनी हुई अंगूठी देखते हुए बोली, ऋषभ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सगाई मेरी खुशी से नहीं हुई है। पापा ने मुझे जबरदस्ती और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया है सगाई और शादी के लिए। इसके अलावा वे नहीं चाहते थे कि तुम उस हालत में वहाँ उन सब के सामने आओ, क्योंकि तुम जानती हो इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, आप तो हमेशा से ही पापा की अच्छी बेटी और आज्ञाकारी लड़की हो, जो उनकी सारी बातें मानती हो। ठीक है, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप खुद ही सगाई नहीं करना चाहती तो फिर क्यों खुद को जबरदस्ती कर रही हो? और प्लीज एक बार अगर आप मुझे बताती तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाता। ऋषभ ने उसे ताना मारने वाले अंदाज में कहा, लेकिन साथ ही उसे अपनी बहन से हमदर्दी भी थी। क्या मदद करोगे ऋषभ तुम मेरी? भगवान के लिए पहले अपनी जिंदगी और अपनी हालत सुधार लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि अगर अगली बार ऐसा कोई भी समारोह हो तो तुम उसमें शामिल होने लायक रहो, कम से कम सीधे खड़े हो पाओ। शिविका बहुत ही निराश होकर ये सब कुछ बोली और एक तरह से वह ऋषभ को वो सब कुछ याद भी दिला रही थी जो कि उसके अंदर की कमियां थीं। शिविका की ये सारी बातें सुनकर ऋषभ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वह एक तरह से अपना ही मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे भी अपने बारे में ये सब कुछ याद है दी, और आप मुझे थोड़ा पहले बता देना तो मैं तैयार होकर आऊँगा, बिल्कुल अच्छा बेटा बनकर, जैसा आपको और पापा सबको पसंद है। और इसके अलावा शायद कुछ नहीं हो सकता मेरा, लेकिन पापा से भी अच्छी तरह ताने मारती हो आप। ऋषभ ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिविका ने अपने मन में कहा, ओह शिट, ये सब क्या बोल दिया मैंने? अब ऋषभ मुझे भी पापा की तरह अनदेखा करने लगेगा और मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं करेगा, न अपनी समस्याएं और न ही कोई जरूरत की बात। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऋषभ प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ तुझे, बस मैं तेरा भला चाहती हूँ यार। थोड़ा सा सुधर जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा। अरे रहने दो मेरा, और बधाई हो तुम्हारी सगाई के लिए। वैसे मुझे होने वाले जीजू से नहीं मिलवाओगी क्या, या फिर उनसे मिलने लायक नहीं हूँ मैं अभी भी? ऋषभ उसी तरह तंज भरे लहजे में बोला और मुड़कर दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगा। तभी पीछे से शिविका की आवाज उसके कानों में पड़ी, ऋषभ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो सब मतलब नहीं था। लेकिन अरे आप क्यों माफी मांग रही हो दी? कोई बात नहीं दी, मैं शायद इसी लायक हूँ, और आपने वैसे भी सब कुछ सच ही तो बोला है। लेकिन एक बार मिलवा देना मुझे भी, शादी से पहले आकर देख लूंगा मेरी बहन के लायक है कि नहीं हो लड़का। इतना बोलकर ऋषभ दरवाजा खोलकर कैबिन के बाहर निकला, लेकिन वह करण से टकरा गया, जो शायद वहां पर अंदर ही आने वाला था। मुझे माफ करना भाई, इतना बोलते हुए ऋषभ ने नजर उठाकर करण की ओर देखा, क्योंकि करण की लंबाई ऋषभ से ज्यादा है और वह इस वक्त उसके एकदम सामने और काफी करीब खड़ा था। उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आया और उसने थोड़ा सा सोचते हुए करण से पूछा, हे एक मिनट, हम पहले मिले हैं क्या? कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और करण ऋषभ को इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर बात करते देख शिविका थोड़ी घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषभ को ये बात करण या फिर किसी और से पता चले। वह खुद ही करण और ऋषभ को आधिकारिक रूप से मिलवाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता था कि ऑफिस इसके लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। ऋषभ की बात का जवाब देते हुए करण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ निश्चित रूप से, और एक बार से ज्यादा। सच में? लेकिन क्यों? मुझे याद नहीं आ रहा है। ऋषभ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। तभी शिविका वहां पर उन दोनों के बीच में आ गई और ऋषभ की बात का जवाब देते हुए बोली, मेरा निजी सहायक है ये ऋषु, और घर पर भी आया है एक दो बार, तभी देखा होगा तुमने। और वैसे भी तुम होश में ही कब होते हो जो तुम्हें सारी बातें याद रहेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद दी याद दिलाने के लिए। ऋषभ ने फिर से उसी तरह तंज भरे लहजे में जबरदस्ती मुस्कुराकर शिविका की ओर देखा और बिना रुके वहां से चला गया। शिट, मैंने उसे फिर दुख पहुंचाया। पता नहीं कब और कैसे पता चला उसे इस बारे में। शिविका गुस्से में केबिन के दरवाजे पर अपनी हील से लात मारते हुए बोली, शांत रहो, इस तरह से दरवाजे पर गुस्सा निकालकर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शायद तुम्हारी हील टूट जाए। और किस बारे में पता चल गया उसे? करण ने शिविका को शांत करवाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसकी बात का जवाब देने से पहले शिविका ने इधर उधर देखा। इस नाटक की वजह से ऑफिस के कर्मचारी और बाकी सारे लोगों का ध्यान उसके केबिन की ओर था और साथ ही वे सब आपस में फुसफुसा भी रहे थे। शिविका ने तेज आवाज में उन सब लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, इधर क्या देख रहे हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? और गॉसिप करने की तनख्वाह मिलती है क्या? शिविका को गुस्से में चिल्लाते हुए सुनकर बाकी सब जल्दी से उन दोनों की तरफ से नजरें हटाकर अपने अपने काम में लग गए। शिविका करण का हाथ पकड़कर उसे केबिन के अंदर ले जाने लगी। क्या हुआ? अब बाकी कर्मचारियों पर क्यों चिल्लाई? उन्होंने क्या किया? अब इस तरह का पारिवारिक नाटक होगा ऑफिस में तो लोग तो देखेंगे ही और मजा भी लेंगे। लेकिन तुम ये बताओ, किस बारे में पता चल गया ऋषभ को? करण ने एकदम सीधे ही उससे ये सवाल किया। शिविका बहुत ही निराशा से अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई फर्श की ओर देख रही थी और उसी तरह से बोली, हमारी सगाई के बारे में। करण को शायद शिविका से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे थोड़ी देर लगी ये बात समझने में और फिर वो बोला, तो क्या तुम अपने भाई से भी इस बात को गुप्त रखने वाली हो? गंभीरता से, अब तक तुमने उसे अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया। वैसे हमारी सगाई में भी वो नहीं था और तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारा कोई भाई भी है। लेकिन उसके बाद? करण अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही शिविका उसकी बात काटते हुए बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रमशः